आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस भरी दोपहर जब अनिमेष अपने घर पर सोया हुआ था तभी अचानक ही उसका फोन बजने लगा। अनिमेष ने मोबाइल देखा तो गांव से उसके चाचा जी का फोन था। इतने दिनों के बाद अपने चाचा जी का फोन देखकर अनिमेष काफी खुश हुआ। उसके फोन उठाते ही चाचा जी ने कहा, अनिमेष, कितने दिन हो गए रे, तुझे देखा नहीं। मेरी तबीयत बहुत खराब है, मरते मरते एक बार तुझे देखना चाहता हूँ। इससे पहले कि अनिमेष कुछ बोल पाता फोन अपने आप ही कट हो गया। अनिमेष ने दोबारा फोन मिलाने की कोशिश भी की मगर दोबारा फोन लगा नहीं। अनिमेष ने सोचा एक बार गांव होकर आएगा तो अच्छा रहेगा। वैसे भी ऑफिस में अभी 5 दिनों की छुट्टी थी, लिहाजा अनिमेष ने फटाफट अपना सामान बांधा और निकल पड़ा बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड पहुंचकर अनिमेष अपने गांव जाने वाली बस में बैठ गया। थोड़ी देर पहले तक जिस आसमान में सूरज का प्रकोप था वहीं अब काले काले बादल छाने लगे थे। दिन के वक्त ही रात जैसा लगने लगा था। कुछ ही देर में बस खुली। मन ही मन में अनिमेष थोड़ा परेशान भी था। खैर कुछ ही देर में शाम हो गई। अनिमेष का गांव अभी भी बहुत दूर था। दरअसल अनिमेष को अपने चाचा जी से ज्यादा लगाव इसलिए था क्योंकि बचपन में ही अनिमेष के मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद उसके चाचा जी ने ही उसे पाला था। अनिमेष के प्यार में कोई कमी ना रहे इसलिए उन्होंने शादी भी नहीं की। मतलब कुल मिलाकर अनिमेष के चाचा ही उसके मम्मी पापा हैं। रात के तकरीबन 8:45 बजे अनिमेष की बस उसके गांव के बस स्टॉप पर रुकी। जब अनिमेष बस से उतरा तब एक बार को तो उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही जगह पर उतर गया हो। खैर उसने सोचा कि वो 6 सालों के बाद अपने गांव आ रहा है तो शायद इसलिए ऐसा लग रहा होगा। अनिमेष ज्यादा कुछ ना सोचते हुए अपने गांव की ओर बढ़ने लगा। अनिमेष का गांव 6 सालों में जरा भी नहीं बदला था। ना तो पक्की सड़कें बनी थीं और ना ही लाइट की कोई व्यवस्था थी। कच्ची सड़क पर फैले उस कीचड़ से ये साफ था कि यहाँ थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है। रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या एक कुत्ता तलक भी दिख नहीं रहा था। रास्ते पर फैले कीचड़ में जब अनिमेष का पैर पड़ता तो एक आवाज़ पैदा होती। वही आवाज़ उस माहौल की खामोशी को तोड़े जा रही थी। आसमान में अभी भी काले बादलों का जमावड़ा था। किसी भी पल बारिश शुरू हो सकती थी। उस मैदानी रास्ते पर अनिमेष अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई, अनिमेष। ये आवाज़ उसके चाचा की थी। अनिमेष ने अपने चारों तरफ देखा लेकिन उसके चाचा उसे कहीं पर भी नहीं दिखे। अनिमेष ने सोचा शायद खुशी के मारे उसके कान बजे होंगे। यही सोचकर अनिमेष आगे बढ़ने लगा। अनिमेष अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अनिमेष ने आसपास देखा मगर वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसके नीचे अनिमेष अपना सिर छिपा सके, सिवाय एक नीम के पेड़ के जो कि उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। अनिमेष भागकर उस पेड़ की ओर जाने लगा। बारिश में आधा भीग चुका अनिमेष जब उस पेड़ के पास पहुंचा तब बारिश और भी ज़्यादा तेज हो गई। खैर अनिमेष ने राहत की सांस ली। अनिमेष वहाँ खड़े खड़े इधर उधर देख ही रहा था कि तभी उसकी नज़र उससे कुछ ही दूरी पर खड़े एक आदमी पर गई। हालांकि वहाँ अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था मगर फिर भी धुंधली सी रोशनी में इतना दिख रहा था
कि वो आदमी अनिमेष को हाथ का इशारा करके अपनी ओर बुला रहा था। अनिमेष को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी है कौन, और बारिश में भीगकर अनिमेष को बुलाने के बजाय खुद उसके पास क्यों नहीं आ रहा। इसी ख्याल में खोया अनिमेष अभी उस आदमी को देख ही रहा था कि तभी जोर से बिजली कड़की, जिसकी तेज रोशनी में अनिमेष ने देखा कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके चाचा जी हैं। अनिमेष भागकर बारिश की परवाह किए बगैर अपने चाचा जी के पास जाने लगा, मगर जैसे ही अनिमेष अपने चाचा जी के पास पहुंचा तभी एकदम से उसके चाचा जी कहीं गायब हो गए। ये देखकर अनिमेष पहले तो बहुत डर गया, मगर फिर उसने सोचा शायद चाचा जी से मिलने की खुशी में उसे बार बार वहम हो रहा है। अब अनिमेष पूरी तरह से भीग चुका था, इसलिए उसने इसी बारिश में चलने का फैसला किया। बारिश बहुत तेज थी, जिस वजह से सामने का कुछ भी साफ साफ दिख नहीं रहा था। चलते चलते अभी अनिमेष आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी चीज से अनिमेष का पैर टकराया और वो धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। उसने उठकर पीछे देखा, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे अनिमेष का पैर टकराए। अनिमेष को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ आज हो क्या रहा है। परेशान होकर अनिमेष वापस से आगे बढ़ने लगा। जैसे तैसे अनिमेष अपने गांव पहुंचा। काफी रात हो जाने की वजह से पूरा गांव सो चुका था। ऊपर से इतनी तेज बारिश में कौन बाहर घूमेगा। खैर अनिमेष अपने घर के पास गया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। थोड़ी देर तक दरवाज़ा पीटने पर दरवाज़ा खुला तो सामने अनिमेष के चाचा खड़े थे। इतने सालों के बाद अनिमेष को देखकर उसके चाचा की आंखें भर आईं। उन्होंने अनिमेष को अपने गले से लगा लिया, मगर जैसे ही अनिमेष अपने चाचा के गले लगा तब उसे एहसास हुआ कि उसके चाचा का बदन बर्फ की तरह ठंडा है। अनिमेष को थोड़ा अजीब तो लगा, मगर फिर उसने सोचा कि शायद उसका शरीर भींगा हुआ है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा होगा। खैर अनिमेष के चाचा उसे अंदर ले गए और अनिमेष को बोले, तू कपड़े बदल ले, मैं खाना लगाता हूँ, और हाँ बालों को अच्छे से पोंछना वरना सर्दी लग जाएगी। इस पर अनिमेष बोला, क्या चाचा, अब मैं बच्चा नहीं रहा। तो चाचा ने कहा, मेरे लिए तू अभी भी बच्चा ही है, जा जल्दी कपड़े बदल। फिर अनिमेष अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने लगा। कपड़े बदलकर जब अनिमेष कमरे से बाहर निकला तब उसके चाचा हॉल में खाने की तैयारी कर रहे थे। अनिमेष ने अपने चाचा का हाथ बटाने की कोशिश भी की, मगर उसके चाचा ने उसे कुछ करने ही नहीं दिया। फिर खाना लगाकर दोनों चाचा भतीजा खाने बैठ गए। तभी अनिमेष ने पूछा, पर चाचा आपकी तबीयत खराब थी ना? तो अनिमेष के चाचा ने कहा, खराब थी पर तुझे देख लिया ना, अब बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। अनिमेष एक काम करेगा, खाना खा के आज तू मेरे साथ मेरे कमरे में ही सो जाना, बस आज भर के लिए। इस पर अनिमेष बोला, हाँ क्यों नहीं। फिर वो दोनों खाना खाने लगे। खाना खाते वक्त अनिमेष ने एक बात पर गौर किया कि उसके चाचा की आंखें अभी भी नम हैं, जिसका जिक्र करते हुए अनिमेष ने पूछा, चाचा आप अभी भी क्यों रो रहे हैं? इस पर अनिमेष के चाचा ने अपनी नम आंखों को छिपाते हुए कहा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, खाना ठीक बना है ना। वो क्या है कि अब उम्र हो गई है, शरीर में उतनी ताकत नहीं रही, थोड़ा 19-20 हो सकता है, बाकी मैं खाना बड़ा अच्छा बनाता हूँ। इस पर अनिमेष बोला, सच में खाना आप बड़ा अच्छा बना लेते हैं।
फिर दोनों ने अपना अपना खाना खत्म किया और हाथ मुंह धोकर दोनों एक ही कमरे में जाकर लेट गए। नींद ना तो अनिमेष को आ रही थी और न ही उसके चाचा को। दोनों आपस में गप्पे लड़ा रहे थे। बातों ही बातों में अनिमेष के चाचा बोले, अच्छा अनिमेष, अगर किसी दिन मैं मर गया तो? इस पर अनिमेष ने भड़कते हुए अपने चाचा से बोला, चाचा ये क्या बोल रहे हैं आप, फालतू बात नहीं। बात करते करते कब अनिमेष की आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तब उसके चाचा बगल में नहीं थे। अनिमेष ने उठकर अपने चाचा को आवाज लगाया, मगर बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने सोचा शायद उसके चाचा बाथरूम में या फिर किसी दूसरे कमरे में होंगे। उसने उठकर घर के सारे कमरों को तलाशा, मगर उसके चाचा उसे कहीं नहीं मिले। उसने बाथरूम में भी देखा, मगर चाचा जी कहीं नहीं थे। पूरे घर में अपने चाचा को कहीं भी ना पाकर अनिमेष थोड़ा परेशान हो गया और अपने चाचा को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल गया। वो जैसे ही घर से बाहर निकला कि उसकी नज़र गांव के चौपाल पर बैठे रहीम दादा पर गई। उसने सोचा शायद रहीम दादा को पता होगा। यही सोचकर अनिमेष रहीम दादा के पास गया और बोला, दादा ये चाचा जी को देखा है क्या आपने? मिल नहीं रहे हैं। इस पर रहीम दादा ने एक नज़र अनिमेष को अच्छे से देखा और फिर बोले, अनिमेष तुम कब आए? और अजय की बात कर रहे हो तुम? उसको मरे तो हफ्ता भर होने को है। इस पर अनिमेष रहीम दादा पर एकदम से भड़क गया और बोला, ये क्या फालतू बकवास कर रहे हैं आप? मगर जब वहाँ 3-4 लोग और आ गए तब उन्होंने भी वही कहा और साथ ही बताया कि दरअसल एक दिन खेत में काम करते वक्त अजय यानी अनिमेष के चाचा के ऊपर बिजली गिर गई थी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गांव वालों ने अनिमेष को कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर वो लोग नहीं कर पाए और उसके चाचा की लाश को जला दिया गया। ये सब सुनकर अनिमेष फूट फूट कर रोने लगा और फिर उसे उसके चाचा जी कभी नहीं दिखे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। पिछले 1.5 घंटों से मेरी ट्रेन एक खाली सुनसान जगह पर रुकी हुई है। 2-3 बार ट्रेन से उतरकर मैंने पूछताछ भी की तो पता चला कि ट्रेन के इंजन में कुछ खराबी आ चुकी है, जिसे बनने में फ़िलहाल थोड़ा समय लगेगा। पर इतना समय लग जाएगा इसका मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। खैर, मेरे बस में तो कुछ था नहीं, इसलिए मैं चुपचाप अपनी जगह पर ही बैठा रहा। अंदर ही अंदर मुझे काफ़ी चिंता भी हो रही थी कि मैं किस मनहूस घड़ी में ट्रेन में चढ़ा। तकरीबन और आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद, यानी पूरा 2 घंटा ज़ाया करने के बाद ट्रेन खुली और वापस से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगी। मेरी जान में जान आ गई कि चलो कम से कम अब और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। थोड़ी देर के सफ़र के बाद ट्रेन उस स्टेशन पर रुकी जहां मुझे उतरना था। ट्रेन के रुकते ही मैं नीचे उतरा तो आसपास का नज़ारा देखकर कुछ पलों के लिए मैं सुन्न-सा हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसी स्टेशन पर उतरा हूँ या फिर किसी कब्रिस्तान में, क्योंकि आसपास मेरे अलावा मुझे और कोई नज़र नहीं आ रहा था। स्टेशन पूरी तरह से खामोशी के गिरफ्त में था और तो और उस ट्रेन से उतरने वाला भी मैं अकेला ही था। खैर, मैं स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा।
फिर रास्ता मिलते ही मैं स्टेशन से बाहर निकल आया। स्टेशन के बाहर भी नज़ारा स्टेशन के अंदर जैसा ही था। खामोशी चारों ओर फैली हुई थी। मैं किसी आदमी की तलाश में आगे बढ़ता रहा, मगर उस रास्ते पर दूर दूर तक, या यूं कहें तो जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ खालीपन ही दिख रहा था। अभी मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी दूर रास्ते के एक किनारे पर मुझे एक रोशनी नजर आने लगी। उस पीली सी रोशनी को देखकर साफ तौर पर पता चल रहा था कि वो लालटेन की रोशनी है। पर इस सुनसान रास्ते पर वहां लालटेन किसने जलाया होगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। खैर, जो भी हो सकता है वहां जाकर मुझे कोई आदमी मिल जाए। यही सोचकर मैं उस रोशनी की तरफ चल दिया। उस रोशनी के थोड़ा और पास पहुंचने पर मुझे ज्यादा नजर आने लगा तो मैंने देखा कि रास्ते के एक किनारे जल रही उस लालटेन के पास एक आदमी बैठा हुआ है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। मैं तेज कदमों से चलकर उस आदमी के पास जाकर रुका तो पाया कि वो आदमी कुर्सी पर बैठकर झपकियां ले रहा है, जिस पर मैंने उस आदमी को आवाज देकर उठाया। मेरी आवाज सुनकर वो आदमी घबराते हुए उठा और बोला, कौन है? इस पर मैंने बोला, जी वो मुझे पुरानी मस्जिद के पास जाना है, तो आप जरा बता सकते हैं कि वो कितनी दूर होगा और वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है? मेरी पूरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, पुरानी मस्जिद? बाप रे बाप, वो तो काफी दूर है। आपको एक स्टेशन बाद उतरना चाहिए था। आप पहले उतर गए। रात में तो अभी आपको कोई सवारी भी नहीं मिलेगी। उस आदमी की बात सुनकर मैं काफी चिंता में पड़ गया। एक तो ये अनजान जगह, ऊपर से इतनी रात गए मैं कहाँ जाऊंगा। अभी मैं ये सब सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी उस आदमी ने दोबारा कहा, आज ही पहुंचना जरूरी है क्या? इस पर मैंने कहा, नहीं, ऐसा कोई जरूरी काम तो नहीं है, पर आपने ऐसा क्यों पूछा? मेरी बात सुनकर उस आदमी ने कहा, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पास एक जगह है जहां आप रात भर रह सकते हैं। ज्यादा भाड़ा नहीं है उस जगह का, बस चाय पानी के लिए 100 रुपए दे दीजिएगा मुझे। मुझे लगा यही ठीक रहेगा, कम से कम इस अंधेरी रात में चलना तो नहीं पड़ेगा और सुरक्षित भी रहूंगा। यही सोचकर मैंने उस आदमी को हाँ बोल दिया, जिस पर उस आदमी ने जमीन पर पड़े लालटेन को अपने हाथ में उठाया और मुझे उसके पीछे चलने के लिए कहा और खुद रास्ते के किनारे जंगलों के अंदर जाने लगा। मुझे बहुत अजीब लगा कि आखिर इस घने जंगल के अंदर कौन सा घर होगा, पर चूंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था, लिहाजा मैं उस आदमी के पीछे पीछे चलता रहा। कुछ देर उस आदमी के पीछे पीछे जंगलों के अंदर जाने पर हम दोनों एक छोटे से घर के पास पहुंचे। वो घर काफी छोटा था और उस घर की हालत को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ कोई रहता भी होगा। जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, यहाँ कोई रहता भी है? घर की हालत देखकर तो लग नहीं रहा। और ये घर आप ही का है क्या? मेरी इस बात पर उस आदमी ने कहा, जी ये मेरा ही घर है। वो क्या है कि यहाँ पेड़ पौधे बहुत है ना जंगल में, तो गंदगी फैल जाती है, बाकी घर अंदर से पूरा साफ है। मैंने सोचा कोई और उपाय तो है नहीं, गंदा भी होगा तो भी रहना ही पड़ेगा। खैर, वो आदमी मुझे घर के दरवाजे पर ले गया। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जिसकी चाबी उस आदमी के पास थी। उसने ताला खोला और हम दोनों घर के अंदर दाखिल हो गए। वो घर बाहर से जितना गंदा और टूटा फूटा लग रहा था,
अंदर से बिल्कुल भी वैसा नहीं था। वो घर अंदर से बहुत ही साफ सुथरा था। उस घर में एक खाट के अलावा और कुछ भी नहीं था। अभी मैं उस घर को देख ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, आप काफी थक गए हैं, सो जाइए। इतना कहकर वो आदमी अपनी लालटेन को उस कमरे की एक दीवार पर लटकाकर वहां से जाने लगा तो मैंने उसे 100 का एक नोट पकड़ा दिया। उसके जाते ही मैंने भी दरवाज़ा बंद कर लिया। दरवाजे के पास वाली खिड़की को मैंने खुला रखा हुआ था क्योंकि मौसम गर्मियों का था तो कमरे में थोड़ी हवा आएगी। जिसके बाद मैं खाट पर लेट गया। रात हर पल गहराती जा रही थी। जहां थोड़ी देर पहले तक घड़ी में रात के 10 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था 11 बजे का। हालांकि मैं काफ़ी थका हुआ था मगर फिर भी मेरी आंखों में नींद का नामो निशान तलक कुछ भी नहीं था। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। आम तौर पर तो मैं इतने बजे तक सो जाता हूँ, फिर आज ये क्या हो गया है। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक मेरे कानों में मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी। पहले पहले तो वो आवाज़ मुझे समझ में ही नहीं आई, पर जब मैंने उस आवाज़ को ध्यान से सुना तो पता चला कि कोई औरत गाना गुनगुना रही है। पर इतनी रात गए यहाँ इस जंगल में कोई औरत क्यों आएगी, मुझे ज़रा भी समझ में नहीं आ रहा था। पर आवाज़ तो सच में आ रही थी और यहीं कहीं आसपास में से आ रही थी। मैंने सोचा एक बार उठकर देखना चाहिए, लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। मगर हैरानी वाली बात कि वहाँ आसपास कोई नहीं था। मैंने थोड़ा आगे बढ़कर भी देखा मगर वहाँ सच में कोई नहीं था। मजबूरन इसे अपने मन का वहम मानकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया और दरवाज़ा बंद करके खाट पर लेट गया। पर पता नहीं क्यों मुझे अब एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी थी। मुझे अब ठंड लगने लगी थी, ऐसी ठंड जो सर्दियों में भी नहीं लगती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। गर्मी के मौसम में इतनी तेज ठंड क्यों लग रही है। पहले तो मुझे लगा शायद मेरी तबीयत बिगड़ गई है, मगर इतनी जल्दी तबीयत कैसे बिगड़ सकती है, ये भी एक सवाल था। अभी मैं बिस्तर पर पड़े पड़े ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र कमरे की खिड़की पर गई तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरा पूरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि उस खिड़की के ठीक बाहर खुले बालों में कोई औरत खड़ी थी। हालांकि मैं उसका चेहरा साफ तौर पर नहीं देख पा रहा था, मगर उसके हवा में लहराते खुले लंबे बालों को मैं साफ तौर पर देख पा रहा था। अभी मैं हैरानगी भरी नज़रों से उस औरत को देख ही रहा था कि तभी कमरे के अंदर जल रही लालटेन की लौ एकदम से बुझ गई। मगर ये कैसे हुआ? उस वक्त कमरे के अंदर जरा भी हवा नहीं आ रही थी, फिर लालटेन बुझी कैसे? सब कुछ मेरी समझ से परे था। लालटेन बुझने के बाद कमरे में पूरी तरह से अंधेरा छा गया, इतना घना अंधेरा कि हाथ को हाथ दिखाना भी मुश्किल हो। तभी अचानक मुझे मेरे सीने पर किसी का भार महसूस होने लगा, जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा हो, मगर कौन? अंधेरे में ये देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, इस बला से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। मेरे सीने पर भार लगातार बढ़ता ही जा रहा था। बहुत सोचने के बाद भी कुछ ना सूझने पर मैंने जोर जोर से भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं भगवान का नाम ले रहा था,
मेरे सीने पर से भार वैसे वैसे कम होता जा रहा था। एक वक्त ऐसा आया जब मेरे सीने पर से भार पूरी तरह से खत्म ही हो गया। वजन हटते ही मैं तुरंत उस कमरे से बाहर निकला और जो दौड़ लगाई तो सीधे वहीं रुका जहां एक दो लोग दिखे। मैंने उन लोगों को सारी बात बताई तो उन्होंने बताया कि वो घर शापित है, किसी औरत के चलते वो घर ऐसा हो गया है, वहां एक रात से ज्यादा कोई नहीं रुक सकता और वो आदमी लोगों से पैसा लूटने के लिए मजबूर लोगों को उस घर में ले जाता है। साथ ही साथ उन लोगों ने ये भी बताया कि पुरानी मस्जिद यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।